जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दो टॉपिक न्यायपालिका में कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अधीनस्थ न्यायालय। हायरार्की जुडिशरी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये लोअर कोर्ट के बारे में है। ये दोनों टॉपिक हमने कर लिए हैं। सबसे पहले मामला लोअर कोर्ट में आता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर संविधान में इसका जिक्र कहाँ पर है? तो इसका जिक्र है संविधान में भाग 6 आर्टिकल 233 टू 237। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में इस वजह से रखना है क्योंकि जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पीटी एग्जाम में 4 विकल्प दिए हों तो अनुच्छेद से आप ये जान सकें कि ये किस भाग से रिलेटेड है और किससे, इसके अंदर कौन सा टॉपिक है। तो इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अधीनस्थ न्यायालय में सबसे मेन जो न्यायालय है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जज बैठेंगे वो होंगे डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहाँ पर क्या है, जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, डीजे का मतलब बजाने वाला डीजे नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट, पद स्थापना मतलब ट्रांसफर, और पदोन्नति मतलब प्रमोशन। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, और प्रमोशन। ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा। उन दोनों में किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको पता होगा, ठीक है, कोलेजियम की सिफारिश पर। तो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है और किसकी परामर्श से? हाई कोर्ट की परामर्श से। सजेशन जो लिया जाएगा वो हाई कोर्ट का लिया जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज यहां पर ये ध्यान में रखना। दूसरी बात यह है कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज की बात करूं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपने पढ़ा होगा कि भारत का नागरिक हो, मिनिमम 10 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, या 5 वर्ष का जज का अनुभव हो हाई कोर्ट में, ऐसा कुछ करके आपने योग्यताएं पढ़ी थी। तो डिस्ट्रिक्ट जज के केस में, जिला न्यायाधीश के केस में क्या क्या योग्यताएं हैं? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर नागरिक वाली कंडीशन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कि बाकी दोनों में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर क्या है? भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होने की शर्त नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही आपके ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर नागरिक वाली कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन क्या है कि भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार
या राज्य सरकार के अधीन सेवा में ना हो, किसी पद पर ना हो। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि मिनिमम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव, अधिवक्ता मतलब लायर, वकालत कर चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट वाली, कि इन दोनों के अलावा उसके अपॉइंटमेंट की जो परामर्श है वो किसके द्वारा आई गई हो? हाई कोर्ट के द्वारा। अगर हाई कोर्ट ने परामर्श नहीं दिया है या रिकमेंडेशन नहीं दिया उस नाम का, तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते। राज्यपाल के लिए बाध्यता है कि हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन को वो माने। हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन को वो ओवर रूल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि हाई कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की गई हो। यही 3 कंडीशन हैं एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर सीखना है वो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि न्यायिक अधिकारी जुडिशियल सर्विसेज में कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि न्यायिक अधिकारी में डिस्ट्रिक्ट जज या उससे नीचे के न्यायिक पदों के अधिकारी आते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरी बात, एलिजिबिलिटी हो गई, न्यायिक अधिकारी के बारे में बात जान गए। तीसरी बात यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति हो गई तो उसके बाद अन्य जजेस की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी परामर्श से। लेकिन यहां पर क्या है कि मुख्य न्यायाधीश, यहां पर तो मुख्य न्यायाधीश वाली बात नहीं है, तो यहां पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं की जा रही है। यहां पर किसके द्वारा नियुक्त की जा रही है? लोक सेवा आयोग, उस राज्य का। लेकिन प्लस हाई कोर्ट की परामर्श से। नियुक्ति कौन करता है? लोक सेवा आयोग, लेकिन किसकी परामर्श से? हाई कोर्ट की। तो यहां पर राज्यपाल हट जाएंगे, तो इस वजह से यहां पर स्टार्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, जहां पर आप गलती कर सकते हैं तो वहां पर विशेष ध्यान रखना है, राज्यपाल वाला यहां पर, और उधर भारत के नागरिक होने की कंडीशन नहीं है। अब जरा देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है ये कि हायरार्की क्या है। तो हेडिंग कुछ डालेंगे? हाँ, पदानुक्रम डाल लीजिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाई कोर्ट, इसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यहाँ पर
सत्र को सेशन, SESSION, डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये एक ही पोस्ट है। अगर कोई न्यायाधीश जिला न्यायाधीश की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो किस मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, दीवानी या सिविल। सिविल का मतलब ये हुआ विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, जमीन का वाद विवाद से संबंधित, किसी को मुआवजा देने से संबंधित, ये सब क्या है, सिविल। मतलब लोगों की जान जहां पर प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व ना हो, किसी की जान को प्रत्यक्ष रूप से खतरा या हमला ना हो, तो वो मामला क्या होता है, सिविल। अगर वही व्यक्ति क्रिमिनल मामले की सुनवाई कर रहा है, फौजदारी जिसे आप कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सत्र न्यायाधीश या सेशन जज। फौजदारी या क्रिमिनल, क्रिमिनल जो मामले हैं उस समय जब सुनवाई किया जाता है तो ये सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ से इसके पास दो पावर आ गई, ये दीवानी मामलों की भी सुनवाई कर सकता है और फौजदारी मामलों की भी सुनवाई कर सकता है। लेकिन इसके आगे इनकी अलग अलग हायरार्की है। तो पहले देख लेते हैं, पहले क्या देख लेते हैं, दोनों साथ में ही देखते हैं। दीवानी मामलों में, और इधर लिखिएगा फौजदारी मामलों। दीवानी मामलों में जो इसके नीचे आता है वो आता है क्या, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। और इसके नीचे क्या आता है, मुंसिफ अदालत। यहां पर क्या आता है इनके नीचे, मुख्य दंडाधिकारी, या इसी को बोलते हैं अधीनस्थ दंडाधिकारी का न्यायालय। इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा न्यायिक अधिकारी। अब यहां पर क्या है, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या, सिविल मामलों में तो अपील हुई, फिर यहां गए यहां गए, लेकिन क्रिमिनल मामलों में हायरार्की है। किस बात की हायरार्की है, हायरार्की इस बात की है कि ये ज्यादा से ज्यादा उस मामले की सुनवाई कर सकते हैं जहां पर मैक्सिमम सजा का प्रावधान 3 वर्ष हो। तो ये कितने साल की सजा दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 वर्ष की सजा। ये उन मामलों की सुनवाई करते हैं जहां पर मैक्सिमम सजा क्या हो, 7 वर्ष। और ये इन मामलों की सुनवाई करते हैं जहां पर मैक्सिमम सजा 10 वर्ष या मृत्युदंड वाली बात हो, आजीवन कारावास। हाँ, उम्र कैद भी लिख सकते हैं। ठीक, उम्र कैद या मृत्युदंड वाली बात हो। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि इनका डिसीजन ही मान्य होगा। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, वो क्या ध्यान में रखना है कि यदि मृत्युदंड दिया गया है, किसके द्वारा, सत्र न्यायाधीश के द्वारा, तो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन या
हाई कोर्ट का डिसीजन उस मामले पर अनिवार्य है। सपोज किसी कैदी को मृत्युदंड हो गया, अब उसके पास ना तो पैसे हैं, या ये कहिए वो अपील करना ही नहीं चाहता, वो कहता है कि ठीक है जो मृत्युदंड दिया गया हम उसी को फॉलो करेंगे, या हमें मृत्युदंड दे दिया जाए। तो अब चाहे वो अपील करे और चाहे ना करे, अगर मृत्युदंड उसको दिया गया है तो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन अनिवार्य है। मतलब मामला हाई कोर्ट पर जाएगा, और अगर हाई कोर्ट मृत्युदंड दे देता है तभी उस पर अमल किया जाएगा। वो उसके ऊपर है ये चॉइस कि वो उस पर अमल करे, या हो सकता है आगे अपील की करे। क्लाइंट हो सकता है जो जो अपराधी है वो क्या करे, अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर वो अपील नहीं करना चाहता तो यहाँ से मामला हाई कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, चाहे वो अपील करे चाहे ना करे। ये इनका कर्तव्य है, इस न्यायालय के अधिकारी का कर्तव्य है कि वो मामला हाई कोर्ट में भेजेगा, चाहे वो अपील करे चाहे ना करे। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि हाँ मृत्युदंड पर मुहर लगा दी, तभी उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। अदरवाइज खाली इनके कहने पर मृत्युदंड कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक, तो ये था आपका क्या, अधीनस्थ न्यायालय। एक तो एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, दूसरा अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है, और तीसरा इनके जो हायरार्की है कि कौन मैक्सिमम कितने साल तक की सज़ा दे सकता है। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अधिकरण पढ़ेंगे, ट्रिब्यूनल्स, और जो कि बहुत फेमस है, हमेशा चर्चा में रहता है, कैट जरूर पढ़ेंगे। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए चीज़ों का। धन्यवाद।